गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 8 इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन समझाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन समझाए जाएंगे। सभी बच्चों ने जो है ध्यान पूर्वक सुनना है। मुगल कालीन समाज में ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी मुगल कालीन समाज के अंदर ग्राम पंचायतों का क्या कार्य होता था, काफी महत्वपूर्ण है। हरियाणा बोर्ड के अंदर जो है 2015, 17, 18 के अंदर जो ये क्वेश्चन आया हुआ है 6 नंबर के अंदर। ग्रामीण समुदाय में एक अति महत्वपूर्ण पंचायत व्यवस्था थी। मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय में एक सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था थी वो थी पंचायत व्यवस्था। गांव की सारी व्यवस्था, आपसी संबंध तथा स्थानीय प्रशासन का संचालन पंचायत द्वारा ही किया जाता था। गांव के अंदर जो है सारी व्यवस्था, जो भी व्यवस्था करनी थी ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती थी। लोगों के आपसी संबंध, स्थानीय प्रशासन का संचालन जो है, स्थानीय यानी वहां के प्रशासन का संचालन जो है ग्राम पंचायत के द्वारा ही किया जाता था। ग्राम पंचायत के मुख्य रूप से गांव के सम्मानित बुजुर्ग होते थे। तो ग्राम पंचायत के अंदर मुख्य रूप से गांव के जो बुजुर्ग लोग जो है होते थे इसके अंदर शामिल। इन बुजुर्गों में भी उनको महत्व दिया जाता था जिनके पास पुश्तैनी जमीन या संपत्ति होती थी। बुजुर्ग थे लेकिन उन बुजुर्गों को ज्यादा महत्व दिया जाता था पंचायत के अंदर। जिनके पास अपनी खुद की जमीन होती थी, संपत्ति होती थी, उनको ज्यादा महत्व दिया जाता था। प्राय गांव में कई जातियां होती थी। आज की तरह मुगल कालीन समाज के अंदर भी गांव के अंदर बहुत सी जातियां पाई जाती थी, इसलिए पंचायत में भी इन विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि होते थे। तो पंचायत के अंदर जो है विभिन्न जातियों के अपने अपने प्रतिनिधि होते थे, परंतु इनमें विशेष बात यह थी कि साधन संपन्न व उच्च जातियों को ही पंचायत में महत्व दिया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पंचायत के अंदर जो संपन्न जातियों के लोग थे, बुजुर्ग होते थे, उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाता था। खेती पर आश्रित भूमिहीन वर्ग को पंचायत में शामिल अवश्य किया जाता था। जिन लोगों के पास भूमि नहीं होती थी उन बुजुर्गों को भी पंचायत के अंदर शामिल जरूर किया जाता था, लेकिन उन्हें महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन उनको जो है ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। हाँ, इतना अवश्य कि पंचायत के लिए गए फैसलों को मानने के लिए सभी को जरूरी था। जो भी डिसीजन लिया जाता था पंचायत के अंदर, वो डिसीजन जो है सभी लोगों को मानना पड़ता था। प्राय सामान्य दर्जे के काम करने वालों को पंचायत के निर्णय के लिए नहीं बुलाया जाता था। नॉर्मली जो है सामान्य व्यक्ति को जो पंचायत के निर्णय के लिए ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, उन्हें नहीं बुलाया जाता था, बल्कि फैसले की जानकारी देने व उन्हें लागू करने के लिए ही बुलाया जाता था। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता था, कोई फैसला लागू करना होता था, जब जो है इन लोगों को बुलाया जाता था। गांव की पंचायत मुखिया के नेतृत्व में कार्य करती थी। जो गांव की पंचायत होती थी, जो उनका मुखिया होता था, हेड होता था, उसके नेतृत्व में काम करती थी। इसे मुख्य रूप से मुकदम या मंडप कहते थे। तो इसे जो है मुकदम या मंडप का नाम दिया जाता था। मुकदम या मंडप का चुनाव पंचायत द्वारा किया जाता था। जो इनका अध्यक्ष होता था उनका चुनाव जो है पंचायत के दूसरे सदस्यों के द्वारा किया जाता था। इसके लिए गांव के पंचायती बुजुर्ग बैठकर किसी एक व्यक्ति के नाम पर सहमत हो जाते थे। जो मुकदम होता था या मंडप होता था, गांव के जो बुजुर्ग होते थे वे जो है उस व्यक्ति का जो है नाम कह देते थे कि भाई ये व्यक्ति जो हमारा अध्यक्ष होगा या मुकदम या मंडप होगा। मुखिया के कार्यों में पटवारी मदद करता था। जो अध्यक्ष होता था पंचायत का, उसके कार्यों के अंदर पटवारी के द्वारा मदद की जाती थी। गांव की आमदनी, खर्च व अन्य विकास कार्यों को करने के लिए जिम्मेवारी होती थी। गांव के अंदर क्या आय है, क्या खर्च है, या जो है विकास संबंधी और जो कार्य थे वो मतलब ग्राम की जो पंचायत होती थी उसके द्वारा किए जाते थे। गांव की जातीय व्यवस्था तथा सामाजिक बंधनों को लागू करवाने में वह अधिक समय लगाता था। यानी गांव की जातीय व्यवस्था यानी जाति से संबंधित व्यवस्था तो सामाजिक बंधनों को लागू करवाने के लिए, यानी कि ये सारे कार्य, सामाजिक बंधन है, जातीय व्यवस्था है, इन सबको अच्छी तरह से करवाने के लिए जो है मतलब पंचायत और उसके मुखिया की जिम्मेवारी होती थी। पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत को गांव के विकास तथा व्यवस्था की देखरेख में अनेक कार्य करने पड़ते थे। तो पंचायत को जो है बहुत से कार्य करने पड़ते थे जिनका वर्णन इस प्रकार से है।
गांव की आय व खर्च का नियंत्रण पंचायत करती थी। गांव के अंदर कितना पैसा खर्च होता है, कितनी आय होती है, ये सारी जो है इस चीज की देख रेख जो है पंचायत के द्वारा की जाती थी। गांव का अपना एक खजाना होता था और गांव का अपना खुद का एक कोष होता था जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार का हिस्सा होता था और इस कोष के अंदर गांव के हर एक परिवार का अपना अपना हिस्सा होता था। इस खजाने से पंचायत गांव में विकास कार्य करवाती थी। जो पैसा होता था इसके अंदर, उस पैसे से जो है पंचायत के द्वारा गांव के अंदर कार्य करवाया जाता था। इसके साथ साथ पंचायत उन मुख्य अधिकारियों की सेवा पर खर्च करती थी जो गांव के दौरे पर आते थे। जो खजाने के अंदर पैसा होता था उसमें से जो है कुछ पैसा जो है जो अधिकारी होते थे, सरकारी अधिकारी होते थे, गांव का दौरा करते थे, उनके ऊपर भी जो इस पंचायत के द्वारा उस पर पैसा खर्च किया जाता था। गांव में प्राकृतिक आपदाओं विशेषकर बाढ़ व अकाल की स्थिति में भी पंचायत विशेष कदम उठाती थी। मान लीजिए गांव के अंदर बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो गांव की पंचायत का कोष होता था उस पैसे से जो है उस समस्या का निपटारा किया जाता था, यानी उस समस्या से जूझा जाता था। इसके लिए वह अपने कोष का प्रयोग करती ही थी और साथ में सरकार से तकावी या विशेष आर्थिक सहायता के लिए कार्य करती थी। यानी कि मान लीजिए कि गांव के अंदर बाढ़ आ जाती है, काल पड़ जाता है, तो जो उनका खजाना होता था गांव की पंचायत का, उससे में से तो वो पैसा लेती थी। इसके साथ साथ सरकार से भी जो वे आर्थिक सहायता प्राप्त करती थी ताकि जो गांव के अंदर बाढ़ आई हुई अकाल पड़ा उससे समस्या से निपटा जा सके। गांव के सामुदायिक कार्य जिन्हें कोई एक व्यक्ति या कृषक नहीं कर सकता था, यानी गांव के सभी लोगों के कार्य जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण नहीं किए जा सकते थे, तो वह कार्य पंचायत द्वारा किए जाते थे, तो उन कार्यों को पंचायत करती थी। इनमें छोटे छोटे बांध बनाना, इन कार्यों के अंदर जो है छोटे छोटे बांध बनाना, नहरों और तालाबों की खुदाई करवाना, नहरें निकलवाना या बनवाना, तालाबों की खुदाई करवाना, गांव के चारों ओर मिट्टी की बाड़ बनवाना तथा सुरक्षा के लिए कार्य करना इत्यादि। यानी गांव के अंदर सुरक्षा संबंधी कार्य करना, या बाढ़ चारों तरफ बाढ़ लगवाना, या बांध बनवाना, नहरें निकलवाना, यानी ये जो भी एक पर्सनल व्यक्ति जो है, एक अकेला व्यक्ति जो है नहीं कर सकता था, तो ये सारे कार्य जो है गांव की पंचायत के द्वारा किए जाते थे। गांव में न्याय करना पंचायत का अति महत्वपूर्ण कार्य था। तो गांव के अंदर पंचायत का जो महत्वपूर्ण कार्य करना था वो था न्याय करना। गांव में हर प्रकार के झगड़े व संपत्ति विवाद का समाधान पंचायत करती थी। गांव के अंदर अगर किसी प्रकार का भी झगड़ा हो जाता था, संपत्ति से संबंधित कोई विवाद हो जाता था, तो इन झगड़ों को जो है ग्राम पंचायत सुलझाती थी। पंचायत दोषी व्यक्ति को कठोर दंड दे सकती थी, यानी कि पंचायत के द्वारा जो व्यक्ति दोषी होता था उसे दंड दिया जाता था, जिसमें व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार तक होता था। इसमें व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार यानी कि समाज से जो उसे बाहर कर दिया जाता था। किसी व्यक्ति को एक सीमित समय के लिए गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत जो किसी व्यक्ति को जिसने अपराध किया है तो उसको जो कुछ समय के लिए गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। संबंधित व्यक्ति को निर्धारित समय अवधि में गांव को छोड़ना पड़ता था। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, जिसको निष्कासित किया गया समाज से, जितने समय के लिए निष्कासित किया गया उतने समय के लिए उसे जो गांव छोड़ना पड़ता था। इस दंड के कारण यह मात्र गांव में अपमानित नहीं होता था बल्कि उसे जातीय पेशे से को भी त्यागना पड़ता था। इससे उसकी जो समाज के अंदर ख्याति ही नहीं गिरती थी बल्कि उसे जो अपना जो काम धंधा होता था वो भी जो है छोड़ना पड़ता था। इस तरह से जो है पंचायत गांव के अंदर बहुत प्रकार के कार्य करती थी। नंबर 2, 16वीं और 17वीं सदी में जंगलवासियों की जिंदगी किस तरह बदल गई, यानी मुगल कालीन समाज के अंदर जो है जंगलवासियों की जिंदगी में क्या बदलाव हुआ। 16वीं व 17वीं सदी में कृषि व्यवस्था पर आधारित समाज के अतिरिक्त भी भारत का ग्रामीण समाज था। यानी 16वीं और 17वीं सदी में जो कृषि पर आधारित समाज था, इसके अतिरिक्त भारत का और भी दूसरा समाज था। यह समाज बड़े जंगल क्षेत्रों, झाड़ियों का क्षेत्र, पहाड़ी कबीलाई क्षेत्र इत्यादि में रहता था। तो यह जो है समाज जो है जंगली क्षेत्रों के अंदर रहता था, पहाड़ी कबीलाई क्षेत्रों के अंदर रहता था। यह समाज मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा व बंगाल का कुछ क्षेत्र, मध्य भारत, हिमालय का तराई क्षेत्र तथा दक्षिण के पठार व तटीय क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो यह समाज मुख्य रूप से जो है हमारे देश के अंदर झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का कुछ क्षेत्र, मध्य भारत, हिमालय का तराई यानी कि जो नीचे का भाग है, हिमालय के जो पहाड़ी इलाके के जो नीचे का क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र,
तथा दक्षिण के पठार के या दक्षिणी पठार के जो तटीय क्षेत्र है इनके अंदर जो है ये समाज फैला हुआ था। जंगल के लोगों का जीवन कृषि व्यवस्था से भिन्न था। जो जंगलों के अंदर रहने वाले थे ये लोग, इनका जो खेती बाड़ी से संबंधित लोगों से अपना जीवन अलग था। इस काल में भारत का विशाल भू क्षेत्र जंगलों से सटा था। तो 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर जो भारत का विशाल भूभाग जंगलों के लगता था तथा यहाँ के लोग आदिवासी थे और ये लोग जो है आदिवासी कहलाते थे, जो कबीलों की जिंदगी जीते थे, कबीलों के अंदर रहते थे। वे जंगलों में प्राकृतिक जीवन शैली के अनुरूप रहते थे। वे प्रकृति की जीवन शैली के अनुरूप जो है ये लोग रहते थे। जंगलों के उत्पादों, शिकार व स्थानांतरित कृषि के सहारे ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। यानी जंगलों के अंदर जो उत्पाद मिलते थे उन्हीं के सहारे या शिकार करके या जो स्थानांतरित कृषि, स्थान बदल बदल कर जो कृषि की जाती है, ये लोग जो अपना इस तरह से परिवार का पालन पोषण करते थे। इसके कार्य मौसम के अनुकूल होते थे और जो जंगलों के अंदर रहने वाले लोग थे उनके कार्य जो है मुख्य रूप से मौसम के अनुसार जो है बदलते रहते थे। मुगल काल में जंगलों की व्यवस्था व जीवन शैली में तेजी से बदलाव आया। लेकिन मुगल काल के समय के अंदर जो है जो जंगलों की व्यवस्था है, जीवन शैली में बदलाव आया। विभिन्न तरह के व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों एवं स्वयं सेवक शासक भी विभिन्न अवसरों पर जंगल में जाया करते थे। तो मुगल कालीन समाज के अंदर जो सरकारी अधिकारी थे, व्यापारी थे या जो खुद शासक थे, वे भी जो है बहुत से अवसरों पर जंगलों के अंदर जाते थे। इस तरह अब जंगल का जीवन पहले की तरह स्वतंत्र व शांत नहीं रही था। तो मुगल काल के समय के अंदर जो है जंगलों के अंदर रहने वाले लोगों का जीवन अब शांत नहीं रहा था, बल्कि समाज के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों से प्रभावित होने लगा था। जैसे जैसे समाज में बदलाव आने लगा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैसे वैसे जंगल और जंगल के लोग भी प्रभावित होने लगे। इन परिवर्तनों के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार थे। इनमें से मुख्य का वर्णन इस प्रकार है। तो 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर जो लोगों के जंगल के अंदर रहने वाले लोगों के जीवन में जो बदलाव आए उसके मुख्य कारण जो है इस प्रकार से है। हाथियों की प्राप्ति। मुगल काल की सेना में हाथियों का बहुत महत्व था। आपको पता है कि राजाओं की सेना में हाथियों का विशेष महत्व होता है। तो मुगल काल के जो राजा हुए उनकी सेना के अंदर भी जो हाथियों का विशेष महत्व था। वे स्वयं जंगलों में मिलते थे और हाथी जो है जंगलों के अंदर ही मिल सकते थे। राज्य इन्हें प्राप्त करने के लिए जंगली क्षेत्र पर नियंत्रित रहता था। तो राज्य हाथियों को प्राप्त करने के लिए जंगली लोगों पर डिपेंड करता था, निर्भर करता था। मुगल काल में राज्य जंगल वासियों से यह उम्मीद करता था कि वे भेंट अर्थात पेशकश के रूप में हाथी दे। तो मुगल कालीन समाज के अंदर जो राजा होता था वो जंगल के अंदर रहने वालों लोगों से यह उम्मीद रखता था कि ये लोग जो उन्हें भेंट के रूप में जो हाथी प्रदान करे। शिकार यात्राएं। मुगल कालीन शासक अपना सारा समय दरबार व महल में नहीं गुजारते थे। तो मुगल राजा जो है अपना सारा का सारा समय जो है महलों में नहीं गुजारते थे, बल्कि वे अपने अधिकारी और मनसबदारों के साथ शिकार के लिए भी जा करते थे। बल्कि अपने अधिकारियों के लिए वे जंगलों के अंदर शिकार करने के लिए जाते थे। यह शिकार मात्र मनोरंजन या भोजन के लिए नहीं होता था। तो यह जो शिकार किया जाता था मात्र मनोरंजन के लिए नहीं होता था या जो भोजन के लिए नहीं होता था, बल्कि इससे कुछ अधिक इसके सरोकार थे, बल्कि इससे और भी अलग इसके कुछ कार्य थे। शासक इस माध्यम से अपने पूरे साम्राज्य की वास्तविकता को जानना चाहता था। यानी जंगलों के अंदर जाकर राजा जो अपने साम्राज्य की पूरी स्थिति का जो है जायजा लेना चाहता था, पता लगाना चाहता था। वह वही लोगों की शिकायतें सुनता था। जंगलों के अंदर जब वो जाता था तो वो कबीले के लोगों की शिकायतें भी सुनता था तथा न्याय भी करता था और साथ साथ जो है लोगों के झगड़ों का निपटारा भी करता था। शासक की इस तरह की गतिविधियों ने राज्य व जंगल वासियों के बीच की दूरियों में कमी की। तो शासक की जो गतिविधियां थी, जो ये क्रियाकलाप थे, इससे जो है जंगल के लोगों और राजा के बीच में जो दूरियां होती थी वो दूरियां कम होती चली गई। वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक खेती व व्यापार के कारण भी जंगल वासियों का जीवन प्रभावित हुआ। व्यापारिक कृषि के माध्यम से और व्यापार की वजह से जो है जंगल वासियों का जीवन काफी प्रभावित हुआ। जंगल में उत्पादित होने वाले पदार्थ, विशेष रूप से शहद, मोम व लाख, भारत में काफी मात्रा में निर्यात होता था। यानी जंगलों के अंदर जो पदार्थ मिलते थे, जैसे शहद है, मोम है, लाख है, इनका जो विदेशों को जो है निर्यात किया जाता था। इन पदार्थों की पूर्ति जंगल से ही होती थी और ये विशेष रूप से जंगलों से ही प्राप्त हो सकते थे। भारतीय लाख की यूरोप में मांग बढ़ती जा रही थी। जंगलों के अंदर जो लाख मिलता है उसकी मांग जो यूरोपीय देशों के अंदर जबरदस्त बढ़ रही थी।
इसको जंगलवासी बड़ी कुशलता से तैयार करते थे और इस लाख को जंगल के अंदर रहने वाले लोग जो अच्छी प्रकार से तैयार कर सकते थे। इस तरह धीरे धीरे जंगलवासियों का एक वर्ग इन चीजों को उपलब्ध कराने वाला हो गया। इस तरह से जो है जंगल का एक वर्ग जो है व्यापारी वर्ग जो इन चीजों को जो आसानी से उपलब्ध करा सकता था, एक वर्ग बन गया। इस समय जंगल में मुख्य व्यापार वस्तुओं के माध्यम से होता था। इस तरह से जो है जंगल में मुख्य व्यापार जो है वस्तुओं का होता था, यानी जंगलों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का होता था। परंतु धीरे धीरे धातु मुद्रा विवाह घुसपैठ कर गई, लेकिन धीरे धीरे जो है धातु का मुद्रा का भी जो उसके अंदर प्रवेश हो गया, यानी कि इसका भी प्रचलन हो गया। व्यापारी गतिविधियां, कुछ छोटे कबीले दो बस्तियों के बीच रहते थे, यानी कुछ छोटे छोटे कबीले जो बड़ी बड़ी बस्तियों के बीच होते थे, इन्होंने इन बस्तियों को जोड़ने के लिए व्यापारी कार्य करने शुरू कर दिए। तो इन कबीलों ने व्यापारिक बस्तियों को जोड़ने के लिए कुछ कार्य व्यापारी कार्य करने शुरू किए। इस काल में कुछ कबीले गांव व शहर के बीच व्यापार की कड़ी का काम कर रहे थे। तो इस समय के अंदर यानी मुगल कालीन समय के अंदर जो है कुछ कबीलों के द्वारा गांव व शहर के बीच में भी आपस में व्यापार किया। उनके ऊपर गांव व शहर दोनों की जीवन शैली का प्रभाव पड़ा और इस व्यापार के माध्यम से कबीले के लोगों के ऊपर जो है गांव का भी प्रभाव पड़ा, शहरी लोगों का भी यानी शहरी जीवन शैली का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। मुखियाओं का जमींदारों के रूप में उदय होना। जंगल की सामाजिक संरचना में कबीले के कुछ सरदार या मुखिया जंगलों के सरदार या जमींदार बन गए। तो इस प्रकार जंगलों के अंदर रहने वाले कबीलों के अंदर जो है कुछ लोग मुख्य सरदार के रूप में उभर कर सामने आए। उन्हें अपने जंगल की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता महसूस होने लगी। इन मुखियाओं को जो अपने जंगलों की रक्षा कर लिए बाहरी लोग घुसपैठ न करे, इसके लिए जो सेना की आवश्यकता महसूस होने लगी। दूसरी ओर शासक व अधिकारियों के संपर्क में रहने के कारण वह उस तरह की जीवन शैली अपना लेंगे। दूसरी तरफ जो है मतलब शासक के संपर्क में रहे ये लोग, सरदार लोग, और जो है व्यापारियों के संपर्क में रहे, तो इस तरह से जो उनके जीवन में कुछ बदलाव आया। कुछ कबीलों के मुखिया तो सरकारी क्षेत्र में आ गए। तो इससे क्या हुआ कि संपर्क में आने से, सरकार के संपर्क में आने से जो कुछ कबीलों के मुखिया थे वो सरकार के संपर्क में आ गए, सरकारी क्षेत्र में आ गए। उन्होंने अपने करीबी लोगों एवं कबीले के अन्य लोगों को भी सरकारी सेवा में लेने की स्थितियां बना ली। इसके साथ साथ जो उसके दूसरे लोग थे यानी उसके सहयोगी थे, उनको भी जो सरकारी सेवाओं के अंदर कबीले के लोगों को ले लिया। इस तरह स्पष्ट है कि इस सामाजिक बदलाव ने जंगलवासियों व कबीलों की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। इस तरह से ये सारी परिस्थितियां दर्शाती हैं कि मुगल कालीन समाज के अंदर जो है जो जंगलों के अंदर रहने वाले लोग थे उनकी लगभग सारी जिंदगी जो है एक प्रकार से बदल गई। तो बेटा आज आपके सामने जो है 2 लोग क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये सभी बच्चों ने जो है वीडियो में ध्यान पूर्वक सुनना है और जो इसको याद करना है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।